आपको सबसे पहले दिखा देते हैं जयपुर की सीधी तस्वीर, क्योंकि हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद कर्नल आशुतोष जम्मू कश्मीर में कई मिशन का हिस्सा रहे। शनिवार को उन्होंने हंदवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था, लेकिन इस एनकाउंटर में उनकी जान चली गई। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर। सेना के जवान और साथ ही कई मुख्य ऑफिसर इस वक्त कर्नल को अंतिम विदाई देते हुए और तिरंगे में लिपटा ये शव, इससे पहले परिवार वालों ने साथ ही उनके साथ काम करने वाले लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जयपुर में ये अंतिम विदाई कर्नल को दी जा रही है। और आपको बता दें कि रविवार सुबह उनकी शहादत की खबर आई थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए थे। शरद कुमार हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आंखें नम हो जाती हैं जब आप कर्नल के कुर्बानी को याद करते हैं। कर्नल ने किस तरीके से लोहा लिया आतंकियों से, उसको याद करते हैं, और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें इस वक्त काफी भावुक कर देने वाली। देखिए नेहा, हम आंखें नम होने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। देश का जो पराक्रमी बेटा था वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो रहा है। जयपुर में यहाँ पर देखा जा सकता है उनके परिवार को। देखिए, क्या पल्लवी शर्मा की आंखों में आपको कहीं नमी दिख रही है? बेटी को देखिए, माँ को देखिए। ये पराक्रमी ऐसा योद्धा था जिसने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। हमेशा से 2-2 बार जो सेना पदक मिला है इस कर्नल आशुतोष शर्मा को, देश के महान योद्धा को। और ये कहा करते थे कि देखिए हमारा 2 परिवार है। अपनी पत्नी से कहते थे कि हमारा 2 परिवार है, एक सेना हमारा परिवार है और एक तुम लोग हो। मेरे पास 1500 21 राष्ट्रीय राइफल्स के 1500 लोग जो है परिवार के हिस्सा हैं। उनकी देखभाल के लिए मैं यहाँ श्रीनगर में हूँ, दुश्मनों से लोहा ले रहा हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। आज दोनों परिवार एक साथ मिले हुए हैं। सेना के जवान हैं और ये परिवार है। यहाँ पर कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा समारोह नहीं हो रहा है पार्थिव शरीर के उनके घाट पर ले जाने का। उनकी पत्नी ने ये फैसला किया था कि कोरोना की वजह से सारे समारोह में ये पूरा फंक्शन होगा। लेकिन देखिए उनके चेहरों को, उनके परिवार को, उनकी बहन को, उनकी बेटी को, उनके भाई को, उनकी बूढ़ी माँ को कहीं से आपको नहीं देखा गया। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो देख ले इन चेहरों को कि भारत के जो बेटियाँ हैं, जो बहू हैं, जो पत्नी हैं, वो किस तरह से किसी भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। और उनके घबराने की जरूरत है, उनकी आंखों को नम करने की जरूरत है, हमारी आंखों को नम करने की जरूरत नहीं है। उनका व्हाट्सएप स्टेटस था कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करना, मैं हवाओं का रुख मोड़ सकता हूं। तो इनके जो व्हाट्सएप स्टेटस है उससे आप अंदाजा लगा सकती हैं नेहा कि किस तरह का ये पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि जब भी कोई आतंकी हमला कश्मीर में होता था लीड करते थे ये जो 21 राष्ट्रीय राइफल्स थे वहाँ पर सेकंड इन कमांड भी रहे और अभी कमांडिंग ऑफिसर भी थे। अपने बच्चों से इतना प्यार करते थे जो फौज के जवान थे इनके अंदर कि ये हमेशा से लीड करते थे। इसी वजह से कमांडिंग ऑफिसर ने इस तरह से अपने फौज के बच्चों के साथ जाकर वहाँ पर लीड किया और इस तरह से आतंकियों को नेस्तनाबूद किया। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका एक सपना था सेना में आने के। करीब 12 बार इन्होंने 12 बार ट्राई की और 12 बार लिखित परीक्षा पास कर जाते थे, मगर इंटरव्यू में असफल हो जाते थे। घर वाले कहते थे कि तुम इतना कोशिश क्यों करते हो, इतने पढ़ने में अच्छे हो, कोई और नौकरी कर लेना। तो ये कहा करते थे कि नहीं, मेरा एक सपना है सेना में जाने का और मैं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शरद कुमार हमारे संवाददाता जयपुर से जानकारी देते हुए कर्नल आशुतोष शर्मा की अंतिम विदाई अब अपने अंतिम चरण पर। बहरहाल अब बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली के 3 इलाकों की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के शराब ठेकों पर सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है। 40 दिन के लॉकडाउन के बाद कल से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में शराब की बिक्री की शुरुआत हुई। कल लोगों की भीड़ उमड़ी तो इस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से शराब पर 70% स्पेशल कोरोना सेस लगाने का ऐलान कर दिया। यानी दिल्ली में आज से शराब 70% महंगी हो गई है। फिर भी ये देखिए लंबी कतारें इस कदर जैसे कल भी देखी गई थी और आज भी उसी तरीके से देखी जा रही है। बहरहाल
ये भी जानना बेहद जरूरी है कि इस वक्त 70% शराब महंगी है, इसके बावजूद वहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ठेके के बाहर क्या कर रहे हैं? लेने के लिए आया हूं। दिल्ली की ये सुबह सुबह की तस्वीर है। सुबह के 6 बजे से ही दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में शराब की दुकान के बाहर लंबी लाइन लग गई। ऐसा तब है जब दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया। यानी दिल्ली में आज से शराब 70% महंगी हो गई है। मैं मौजूद हूं विश्वास नगर के शराब की दुकान पे और आप देख सकते हैं कि सुबह के 6 बज रहे हैं और आप लंबी कतारें यहां पर देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो शराब की दुकानों पर जो लंबी कतारों में दिखाई जो है वो देने लगी है। जहां तक कैमरे की नजर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक लंबी कतार जो है वो यहां पर लग चुकी है शराब लेने के लिए। आपको पता है कि शराब की दुकान जो है जो कीमत है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है 70%। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने बजे आए हैं? 6 बजे। 6 बजे आप आए हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लंबी कतार जो है वो लगनी शुरू हो गई। 40 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद कल ही दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में शराब की दुकानें शुरू हुई थी और पहले ही दिन शराब खरीदने वालों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है, लेकिन हर जगह एक जैसा नजारा। दिल्ली के लोग शराब की दुकानों पर ऐसे उमड़ पड़े मानो जाम नहीं, कोरोना की वैक्सीन मिल रही हो। शराब के लिए लोगों में ऐसा उतावलापन था कि ना उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा और ना ही मास्क का। यही वजह है कि लोगों को हतोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान किया। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। आज से दिल्ली में शराब बोतल में छपे मूल्य से 70% महंगी हो गई है। यानी पहले जो शराब की बोतल 500 रुपए में पड़ती थी, अब उसके लिए दिल्ली में 850 रुपए चुकाने होंगे। 1000 की बोतल पर अब 1700 रुपए ढीले करने पड़ेंगे। 2000 की बोतल के लिए अब 3400 रुपए देने होंगे। दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कायदे कानून का पालन करने की अपील की है ताकि दिल्ली में धीरे धीरे उद्योग धंधों को भी खोला जा सके। इसलिए दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4898 तक जा पहुंची है। 64 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके हैं। लिहाजा सावधान रहिए और जानलेवा कोरोना वायरस से खुद को और अपने परिवार को महफूज रखिए। रोहित मिश्रा, पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ दिल्ली आज तक। कृष्णानगर से हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले पुनीत का रुख करेंगे। पुनीत, गाजियाबाद में भी दिल्ली जैसा ही हाल है और शराब महंगी हो जाने के बाद भी क्या वहां पर लंबी कतारें हैं? देखिए, आपको बता दूं कि गाजियाबाद में कल ठेके खुलने थे, शराब की दुकानें खुलनी थी, लेकिन डीएम ने आदेश नहीं दिया खुलने का, लिहाजा दुकानें पूरी तरीके से बंद रहीं। लेकिन आज यहां पर सुबह 10 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी और आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पे एक दुकान है, 3-4 लोग जरूर पहुंचे हैं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस यहां पर रहेगी, जैसा कि हमारी आला अधिकारियों से बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरीके का मंजर नजारा दिल्ली में देखने को मिला कि लोग रात से ही
लाइन में लगे थे। गाजियाबाद के किसी भी शराब की दुकान के बाहर इस तरीके का माहौल नहीं है। 10 बजने में कुछ मिनट बाकी है, लेकिन अभी भी शराब की दुकान के बाहर सिर्फ 1-2 लोग जरूर खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद लंबी लंबी लाइनें नहीं है। पुलिस और डीएम ने खास तौर पर कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में स्पेशल कोरोना टैक्स 70% और लिकर पर बढ़ा दिया गया, लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश यानी कि गाजियाबाद की जो शराब है वो दिल्ली के मुकाबले अब सस्ती हो जाएगी। तो यहां पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों की भारी भीड़ 10 बजे के बाद लग सकती है, और अगर भीड़ बढ़ती है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जाता हमारे साथ जुड़े हुए सुशांत, कृष्णानगर का क्या हाल है? क्योंकि कल हमने देखा था कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर नहीं किया गया था, ऐसी रिपोर्ट्स थी। आज वहां पर क्या ताजा तस्वीर है? देखिए नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो मंजर कल का था वही मंजर आज का है। 9 बजे के आसपास वाइन शॉप जो है वो ओपन होनी थी, लेकिन 9:30 बज चुके हैं, अब तक वाइन शॉप जो है वो ओपन नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है। साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है वाइन शॉप ऑनर की तरफ से कि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तब तक वाइन शॉप जो है वो नहीं खुलेंगी। लेकिन सड़कों पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां जो है वो यहाँ पर आज भी उड़ती हुई नजर आ रही है। सुबह से ही भारी संख्या में जो लोग हैं शराब की दुकानों पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं। मैं कैमरा पर्सन आलोक दास से कहूंगा कि करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास की लाइनें जो है वो यहाँ पर अभी भी लगी हुई हैं। लोग शुरुआत में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, लेकिन पीछे जैसे जैसे लाइन जाती है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जो है वो उड़ती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। इसके अलावा जो लोग शराब लेने के लिए आए हैं उनके साथ साथ सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर काफी तादाद में लोग जो है तमाशबीन बनकर के यहाँ पर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि कल तो शराब एमआरपी पर बेची जा रही थी, आज 70% महंगी हो गई है, फिर भी वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या महंगी शराब उनको खरीदना खल नहीं रहा है? देख, जाहिर तौर पर लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे इन सबसे बातचीत करने के लिए। सरकार ने 70% टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है। क्या लगता है कि ये सरकार का फैसला ठीक है? उसके बावजूद भी आप लाइन में यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं। सरकार का फैसला तो गलत है, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। लोग पीने वाले पियेंगे, मानेंगे नहीं। क्या लगता है सरकार ने 70% टैक्स बढ़ाया है, क्या खलेगा 70% टैक्स, जो कि काफी ज्यादा टैक्स होता है? सर बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी आप लाइन पर यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या करें, नींद नहीं आ रही 40 दिन से। जहाँ ब्लैक में लेते थे उससे तो बढ़िया है ये। लौटेंगे आपके पास सुशांत, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। कृष्णानगर की तस्वीर यहाँ पर हमारे संवाददाता सुशांत दिखा रहे थे कि दिल्ली की शराब की दुकानों के बाहर इस तरीके का हाल है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है। गाजियाबाद भी हमने आपको वहां की तस्वीर दिखाई, किस तरीके से वहां पर भी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लेकिन अब बात कोरोना संक्रमण की करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, वो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं गाजियाबाद में क्या सूरत हाल है, वहां पर किस तरह की तस्वीर है, देखिए इस रिपोर्ट में। बॉर्डर के उस पार रंग जमे और इस पार सन्नाटा। ये अन्याय नहीं तो क्या है? जी हाँ, दिल्ली में खुल गए, नोएडा में खुल गए, तो फिर गाजियाबाद में आखिर शराब के ठेके क्यों बंद रहते? 24 घंटे बाद ही सही, अब जिला गाजियाबाद के भी शराब के ठेके आबाद हो रहे हैं। सुबह 10 बजे से गाजियाबाद में भी शराब के ठेके काम पर लग जाएंगे और शाम 7 बजे तक शराब बिक्री होगी। जाम है तो जहान है। दिल्ली और नोएडा में ठेके खुलने के पहले दिन की तस्वीरें यही कहानी कह रही थीं। लेकिन ऑरेंज जोन वाले गाजियाबाद में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बेशक योगी सरकार ने गाजियाबाद में शराब ठेके खोलने की परमिशन दे दी है, लेकिन शर्तें लागू हैं। एक दुकान पर एक साथ सिर्फ 5 लोग खड़े होकर शराब खरीद सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टरों को टेस्ट परचेजिंग करने का आदेश दिया है। गाजियाबाद में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें भी खुलेंगी।
गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन कारखानों को चलाने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो जाएगा। ठेकेदारों को मजदूरों के रुकने का इंतजाम कंस्ट्रक्शन साइट पर ही करना होगा। 33% स्टाफ के साथ दफ्तर भी खुलेंगे। कैब सर्विस चालू होगी, लेकिन ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर ही बैठ सकेंगे। यूपी ने भी ये मान लिया है कि लोगों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने चिट्ठी लिखकर कई तरह के उद्योग शुरू करने को हरी झंडी दी है। कोल्ड स्टोरेज, डेयरी इंडस्ट्री भी चालू करने का फैसला किया गया है। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक ग्लास इंडस्ट्री में भी काम शुरू हो रहा है। एल्यूमिनियम उद्योग भी चालू होगा। ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का निर्माण भी आज से होने लगेगा। कारोबार को दोबारा शुरू करना वक्त की जरूरत है, लेकिन इस दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बीते 24 घंटे में केवल गाजियाबाद में 13 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि पूरे यूपी में 121 कोरोना के नए केस आए हैं। यूपी में अब तक वायरस की चपेट में 2766 लोग आ चुके हैं, जिनमें 50 जिंदगी से हाथ धो चुके हैं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना के आंकड़े दिखा देते हैं। किस तरीके से लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात ये भी है कि जो ठीक होने वाली संख्या है लोगों की, वो भी बढ़ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्ण तरीके से रोकथाम तो नहीं, लेकिन हाँ, एक तरीके से काबू जरूर पाने की कोशिश यहां पर सरकार की ओर से की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं वो आंकड़े जो कि सुबह 8 बजे तक आए हैं। 3900 मामले बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में। एक दिन में ये सबसे बड़ा इजाफा है। ये हालांकि चिंताजनक बात है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जो डबल होने वाले आंकड़े हैं, यानी कि जो बढ़ने वाले आंकड़े हैं, वो पिछले 24 घंटे में उन पर काबू पाया गया है। लेकिन अभी जो ताजा स्थिति है उससे यही मालूम चलता है कि ये जो स्पाइक रेट है, यानी कि बढ़ने की संख्या, ये काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और 24 घंटे में 3900 नए मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल केस बढ़कर 46,433 हो गए हैं। देश में कोरोना से अब तक 1,500 से ज्यादा मौत हुई है। तो आपने देखा कैसे कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान मुंबई और महाराष्ट्र का है, क्योंकि मुंबई शहर में ही कोरोना का मीटर 9,000 पार कर चुका है। लॉकडाउन 3 में थोड़ी छूट क्या मिली, मुंबईकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भूल गए। तस्वीरें दादर के टीटी बस स्टॉप की हैं, जहां सभी को जाने की जल्दी है, लिहाजा 2 गज दूरी का मंत्र भुला दिया गया है। लेकिन कोरोना के खौफ के बीच ये तस्वीरें डराती हैं, परेशान करती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर दादर टीटी यहाँ पर हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। लोग हैं, कुछ लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग भले ही हो, लेकिन चूंकि कुछ दुकानें खोल दी गई है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स खुली रहेंगी, ये बताया गया है, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी, तो जाहिर सी बात है ऐसे दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी हो या फिर इनसे जुड़े लोग हो, इनकी संख्या शायद लोगों में आज दिखाई दे रही। लोगों की यही लापरवाही मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ा संकट है। आखिर पुलिस कब तक और कहां तक लोगों के पीछे डंडा लिए भागती रहेगी? उन्हें भी तो कोरोना का डर है। जेजे मार्ग पुलिस थाने के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 6 पुलिस अफसरों और 40 सिपाहियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। 55 का पड़ाव पार कर चुके 18 पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। मुंबई में अब तक 3 पुलिस वाले कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पुणे में भी एक पुलिसकर्मी की वायरस ने जान ले ली है, जबकि 10 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हैं।
लेकिन मुंबई वाले संभलने का नाम नहीं ले रहे। तिलक नगर की सब्जी मंडी से आई ये तस्वीर डराने वाली है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ लोग घूम रहे हैं। जब इस बात पर उन्हें टोका गया तो कुछ लोग चाकूबाजी पर उतर आए। मुंबई में बीते 24 घंटे में 510 केस सामने आए हैं, जबकि 18 की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में वायरस अब तक 361 की जान ले चुका है और 9,310 लोग संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 14,500 के पार जा चुका है और 583 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट की इस घड़ी में अच्छी खबर यह है कि जमाती अब्दुल रहमान ने कोरोना को मात देने के बाद दूसरे मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट किया है। फोन आया था हॉस्पिटल से, तो दिल में तजस्सुस था कि यार क्यों देवे अपनी बॉडी का कुछ, लेकिन जब हज़रत मौलाना साथ साथ दामन बरकातहू ने कहा, अमीर जमात है जो पूरे आलम के अमीर हैं, उन्होंने कहा नहीं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और अपने भाइयों की मदद करो, तो फिर मेरे भी दिल में बात आ गई कि नहीं मुझको देना चाहिए। मुंबई के झोपड़पट्टी धारावी में जिस तरह से कोरोना अटैक हुआ है, उसके मद्देनजर सब्जी मंडी और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही मुंबई के लिए घातक साबित हो सकती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस के कहर से निपटने के लिए और उसकी वजह को आगे जानने के लिए आर्थिक नुकसान को लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी से बातचीत कर रहे हैं। We worried about that a lot in Indonesia when we were working there. In fact, found not much evidence for it, to be honest. I think we'll have to sort of take a chance that some of this will go wrong. But I think if we don't take a chance, we'll surely get it wrong. So be brave, basically. Yeah. Take few risks because we are in a bad situation. When you're in dire straits, then I think being brave is the only option, really. And how do you see this thing playing out, once the disease washes out 6 months from now, from the poverty aspect? I mean, there's obviously going to be a backlash, economic backlash, there's going to be bankruptcies. How do we sort of think of it in the medium term as opposed to the immediate short term? Right, so that's sort of what we were talking about a little bit before, which is, this question of, I think, a demand shortfall. I think that's there are two concerns. One is how to avoid a chain of bankruptcies. Mm-hmm. And I think maybe writing off a lot of debt is the way to avoid that, as you had mentioned. And the other one is a demand shortfall, and getting some cash into the hands of the population is the best way to kickstart the economy. And the US is very aggressively doing that. And this is a Republican administration run by a bunch of financiers, in fact, and they are willing to do it where we should be willing. I mean, this is not run by like a bunch of socially minded liberals. It's run by people who used to work in the financial sector, but they've decided that just for economic survival of the economy, we need to pump money into people's hands. And I think we should take a cue from that. This is also changing the sort of balance of power in the world to an extent. That is also pretty clear. How do you think about that? I think they're both of them right. I'm very worried for countries like France and Italy, which especially Italy, I think had a fairly disastrous outcome, and partly that's a result of the state being the Italian state has been run by, really, not very, let's say, distinguished people for a while, and as a result, it's sort of the health system was on the last legs when this hit. The U.S. moving much more in a nationalist direction is extremely frightening for the world. For the rise of China being
a threat, but if the US starts reacting to it, it could be an extremely destabilizing threat. So I think that's something to worry about a lot. The undercurrent is that strong leaders can take on this virus. What is being sold is that it requires one man to charge into, against the virus. That's really the problem. That has been disastrous, as we know. I mean, the US and Brazil are two countries which are just messing up right and left. And these are two quote-unquote strong men behaving like they pretending that they understand anything, but even what they say every day is kind of laughable. So we have this, if anybody wanted to believe in the strongman theory, this is the time to disabuse themselves. Thank you very much. And thank you. That was a pleasure. Please, when you're in India, let's have a cup of tea or something. Yes, that would be lovely. Yeah. And regards to everyone at home. Yes, likewise. And take care of yourself. अगर किसी को कोरोना संक्रमण है, ये सुनते ही आम लोग उससे दूरी बना लेते हैं। डॉक्टर्स और सरकार की सलाह भी यही है कि इनसे दूरी बनाकर रखें। ऐसे में अगर किसी को कोरोना से उसकी मौत हो जाए तो सोचिए उसके रिश्तेदारों पर क्या बीतेगी, उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने दिल्ली के निगम बोध घाट पर एक स्पेशल स्टोरी की है, देखिए ये रिपोर्ट। हर रोज कई लोग कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार रहे हैं। निगम बोध घाट में उनके अंतिम संस्कार के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। ये वो वक्त है जब अपने भी पराये हो रहे हैं। ये कहानी उन कर्मवीरों की है जो उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ खड़े हैं। आज तक आपको निगम बोध घाट से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएगा और उसके लिए हमने पूरी सावधानी और तैयारी कर रखी है। हम पहनेंगे ये हैजमैट सूट ताकि हम ये रिपोर्ट आपको दिखाएं सावधानी बरतते हुए। निगम बोध घाट ये दिल्ली के उन दो शमशान घरों में एक है जहां कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार होता है। निगम बोध घाट के अलावा पंजाबी बाग शमशान घाट में कोरोना से जान गंवाने वालों का अंतिम संस्कार होता है। निगम बोध घाट में जो व्यवस्था की गई है उसके तहत जब बॉडी आती है, आप देखिए पीछे जीटीबी अस्पताल से ये एम्बुलेंस आई है, ये अटेंडेंट हैं जो अस्पताल ने भेजा है, जिनको एक तहत प्रोटोकॉल की तरह के तौर पे आप लेके आते होंगे। क्या आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? हाँ, चिंता सबको होती है, लेकिन अभी तक मैं मैरिड नहीं हूँ, अनमैरिड हूँ। इसी वजह से थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि चलो जो भी सेवा हो रही है हमारे संटी जी की तरफ से, हम इसीलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए आईसीएमआर ने सख्त गाइडलाइंस बनाए हैं। इसके तहत लीक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी बैग में शव का अंतिम संस्कार होगा। बॉडी बैग के बाहरी हिस्से में 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड लगाना भी अनिवार्य होगा। हाँ, जब शुरुआत हुई थी, जब थोड़ी टेंशन हुई थी, फिर इसके बाद थोड़ी टेंशन कम होती गई, क्योंकि हम जब भी कोरोना की बॉडी लगाते हैं तो पूरा पैक होकर लगाते हैं, पूरी किट पहनते हैं, पूरे दस्ताने पहनते हैं, पूरे दस्ताने पहन कर जब बॉडी अंदर लगवाई जाती है। हॉस्पिटल से जब बॉडी आती है तो किट में पूरी पैक आती है, तो उसको उठा के फिर सीधा अंदर रखवाते हैं। अंतिम संस्कार को लेकर सरकार के सख्त दिशा निर्देश हैं। 20 से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। लोग भी इसे सख्ती से मान रहे हैं। हम 5 लोग यहाँ पे उनका फ्यूनरल करने के लिए आए हैं। एक एक फैमिली के साथ इतने लोग मैंने यहाँ देखे, तो मैं यहाँ पे आके बहुत डिस्टर्ब हुई कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना लोगों को टीवी के ऊपर संदेश दिया है, समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से करना इस बीमारी से बचने के लिए बहुत जरूरी है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आमतौर पर लोग दाह संस्कार के बाद अस्थि लेकर उसे विसर्जित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 15 दिन बाद भी अस्थि लेने नहीं लौटे। यहाँ के प्रभारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार है जब सभी 228 लॉकर भरे हुए हैं। राजेंद्र कश्यप जी बताते हैं यहाँ पे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि 228 लॉकर भरे रहे और उसके बावजूद भी और अस्थि कलश उनको ऊपर इस तरह से रखना पड़े। हर जगह आप देख रहे हैं कि पर्चियां लगी हैं और ऊपर भी अस्थि कलश जगह जगह पे रखे हुए हैं। फिर हमने लोगों को फोन करके सूचित करना शुरू किया कि आप लोग आइए, 15 दिन से समय ज़्यादा हो गया। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि अस्थियों को गंगा जल का छींटा दे करके जमुना जी में प्रवाहित कर दें।
यदि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, लोगों को जागरूकता हुई। वक्त बदल गया है, लगता है बदलते वक्त में परंपराएं भी कहीं ना बदल जाएं। अजब सी विडंबना है, जीते हुए भी और मरने के बाद भी इन मरीजों को कोरोना का दंश सहना पड़ा। मृत्यु खड़ी होगी सब राह रोककर, हम जागेंगे ये विविधता स्वप्न खोके। चलते भीड़ में कंधा रगड़ कर हम अचानक जा रहे होंगे कई सदियां खोके। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। एक बार फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। उसने भेजे हैं अपने आतंकी हंदवाड़ा में, जहां पर सीआरपीएफ के जवान पर उन्होंने छुपकर कायराना हमला किया है। जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, लेकिन 3 जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने सीआईएसएफ के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था। अब आएगी ठिकाने। हंदवाड़ा में पाकिस्तान के इशारे पर बिलबिला रहे आतंकवादियों ने फिर नापाक हरकत की है। सीआरपीएफ के जवानों पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए। क्रॉस फायर में एक स्थानीय नागरिक भी मारा गया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने जाकर उधर वहाँ पर जो सिविलियन हैं उनको नुकसान नहीं होने देना है। तो ये एक सोच है हमारी फौज की, ये सोच है हमारी गवर्नमेंट की कि कश्मीरी आवाम जो है उसको कोई नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक ट्रिब्यूट है हमारा इन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी अपने जो वतन के जो आवाम है उनको बचाने के लिए। हंदवाड़ा में जब आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया, उस समय सीआरपीएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलिंग टीम पर यह गोलीबारी हंदवाड़ा के क्रालगू के वंगम इलाके में हुई। इसमें हमारे जांबाजों ने बेहतर मुस्तैदी दिखाई और एक आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन 3 जवान शहीद हो गए। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों में संतोष मिश्रा बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जबकि अश्वनी कुमार यादव यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं। तीसरे शहीद सिटी चंद्रशेखर तमिलनाडु के रहने वाले हैं। लेकिन अचानक हुए उस हमले में हमारे 3 जांबाज जवान शहीद हो गए। जवानों में कैप्टन संतोष मिश्रा, कैप्टन चंद्रशेखर और कैप्टन अश्वनी कुमार यादव शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवाद का वायरस फैलाने वाले पड़ोसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आतंक का जानलेवा वायरस, फर्जी खबरें और फर्जी वीडियो फैलाने में लगे हैं। Some people are busy spreading other deadly viruses
such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. इस घिनौने आतंकी हमले के बाद सेना ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यहां के करालकुंड, काजियाबाद और नौगाम इलाके में सेना ने एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी आतंकियों की खोज में शामिल हो गए हैं। इस बीच बड़गाम में आतंकियों ने सीआईएसएफ कैंप पर ग्रेनेड हमला किया है। इसमें एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। दुनिया जहां कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है, वहीं पाकिस्तान कश्मीर में खून खराबा करने में जुटा है। लेकिन सेना और अर्धसैनिक बलों को मालूम है कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंक फैलाने वाले इन आतंकियों को कैसे सबक सिखाना है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।